रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 15। कशिश अंतर को लेकर अस्पताल से बाहर आई और फिर उसे लेकर कर में बैठ गई। अंतरा ने कशिश से सवाल किया, तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए? कशिश ने कहा, तू एक रेपिस्ट का बच्चा अपने पेट के अंदर रखना चाहती है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन एक रेपिस्ट का बच्चा अपने पेट में रखे, इसलिए अगर तू गलती से प्रेग्नेंट हो गई है तो मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, नहीं तो तेरा मिसकराज करवा दूंगी, क्योंकि मैं तेरे पेट में किसी रेप का बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंतरा इस पर बोली, लेकिन ये कार्तिक का है। कशिश पर हंसी और बोली, अच्छा अब तुझे कार्तिक नजर आ रहा है। थोड़ी दिन पहले तो तू मेरे प्रेगनेंसी पर कार्तिक को जेल भिजवाना चाहती थी, अब क्या हुआ? अब तो उसने सच में रेप कर दिया, अब नहीं भिजवाना तुझे उसे जेल। अंतरा इस पर बोली, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि तू प्रेग्नेंट है और तू शादी के लिए हाँ बोल देगी, वरना कर दी थी कब का केस और आज वो इंसान सलाखों के पीछे होता और मेरे साथ ये सब नहीं होता। कशिश इस पर कुछ नहीं बोली और कर चलती रहेगी, तभी अचानक से कशिश बाहर की हवा को महसूस करते हुए बोली, तूने प्यार ही गलत इंसान से किया है या फिर यह सिचुएशन ही गलत टाइम पर आ गई। अब पता नहीं गलत किया है, सिचुएशन गलत थी या प्यार गलत था। अंतरा बोली, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था और कार्तिक का प्यार भी बिल्कुल सच्चा था। मुझे पता है कि कार्तिक ने गुस्से में ये सब किया है, लेकिन गलत किया है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं रेप बर्दाश्त नहीं कर सकती। कशिश ने इस पर अंतरा को देखा और कहा, मैं भी नहीं कर सकती रेप बर्दाश्त, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता रेपिस्ट के बाद क्या सजा मिली चाहिए और रेपिस्ट को क्या मिलना चाहिए। अंतरा को कशिश की बात बहुत अजीब लगी और उसने कहा, तू क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कशिश पर हंस पड़ी और बोली, कुछ नहीं, तुझे समझ नहीं आएगा, आगे चलकर पता चल जाएगा। अंतरा बोली, तू साइको की तरह बिहेव कर रही है। कशिश ने इस बार उसे नहीं देखा और कहा, क्योंकि मैं साइको हूं इसीलिए साइको की तरह बिहेव कर रही हूं। जो दिखता है वही होता है और जो दिख रहा है वही तुझे दिख रहा है। तभी कशिश को अचानक से कॉल आ गया। उसे अननोन नंबर से कॉल आया था और उसने उसे उठा लिया और दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और उसकी आंखें बड़ी हो गई और बोली, कहाँ कैसे? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और कशिश बोले, आप प्लीज प्लीज उन्हें अस्पताल लेकर चले जाइए, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा इमरजेंसी में फंस गई हूँ। जैसी फ्री हो जाऊंगी मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी, प्लीज आप तब तक वहां रहेंगे। उसके बाद कशिश ने फोन रख दिया और अंतरा ने सवाल किया, किसका फोन था? किसे अस्पताल लेकर जाने की बात कर रही है? कशिश ने गहरी सांस ली और कहा, किसी का नहीं, मैं बाद में बता दूंगी। और कुछ देर बाद वो दोनों रंधावा पैलेस पहुंच गए। लेकिन जब वो तुम्हें वहां पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। कार्तिक एक जगह बैठा हुआ था और उन्नति और ऋषि उसके साइड में थे और सामने ऋषि एक आदमी से बहस कर रहा था। वो दोनों अंदर आ गई तो जैसे ही फलक की नजर उन दोनों पर गई वो उन्नति से बोली, माँ, भाभी और दीदी आ गई। उन्नति में जैसे ही उन्हें देखा वो दोनों के पास आई और कशिश से बोली, कशिश ये देख लोअर आए हुए हैं, बोल रहा है कि तूने कार्तिक के साथ डिवोर्स की बात की है उनके साथ, इन्हें बोल दे कि गलत घर आए हैं। कशिश में लॉयर को देखा और अंतरा हैरानी से कशिश को देख रही थी और फिर कशिश ने अपने कदम लॉयर की तरफ बढ़ा दिए और बोली, आप ही वकील है? वकीलों अपना सर हमें हिलाया और कहा, अपनी डाइवर्स पेपर मंगवाए थे, उसे मैं रेडी करवा कर ले आया हूं। अंतरा आगे आ गई और बस देखती रही और कशिश पेपर लेकर कार्तिक की तरफ पलटी और बोले, आपने साइन कर दिए? कार्तिक ने अपना सर हाँ मिला दिया और फिर एक जगह कशिश ने पेपर्स को रखा और साइन कर दिया और वकील को देते हुए बोली, लीजिए हो गया हमारा डाइवोर्स, आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए और जैसे ही डाइवोर्स हो जाए फोन करके बता दीजिएगा। वकील ने अपना सर हाँ में हिलाया और पेपर्स को लेकर चल गया। वकील के जाते ही अंतरा कशिश के पास आई और बोली, तूने डिवोर्स क्यों लिया कार्तिक से, और अगर तुझे उसके साथ रहना नहीं था तो कल तूने शादी क्यों की? उन्नति कशिश के पास सही और बोली, ये तूने क्या किया? तूने सच में वकील को बुलाया था कार्तिक से तलाक लेने के लिए, लेकिन क्यों कल तुम दोनों की शादी हुई थी और अगले ही दिन में तलाक ले लिया और तुम मां बनने वाली है कार्तिक के बच्चे की। कशिश काफी सहज थी और बोली, क्योंकि कल तक नहीं पता था ना कि मैं कैसे इंसान से शादी कर रही हूं, और रही बात बच्चे की तो वह बच्चा कार्तिक का नहीं है, किसी और का है, और यह बात आपके बेटे को शुरू से पता है, चाहे तो पूछ लीजिए। सब हैरान हो गए और ऋषि के मुंह से निकला, किसी और का? किसका? कशिश ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, आर्यन, मैं आर्यन से मोहब्बत करती हूं, आपके बेटे से नहीं। उन्नति बोली, तो तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए क्यों मानी?
कशिश बोली, आपकी वजह से और सिचुएशन की वजह से क्या करती मैं, और जो आज मुझे पता चला, अगर ना पता चलता तो शायद मेरी डाइवोर्स भी नहीं लेती। ऋषि कशिश के पास आया और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या पता चला और हो क्या रहा है ये सब? अगर तुम आर्यन से प्यार करती थी तो कार्तिक से शादी करने के लिए क्यों मानी, और वह भी यह जानते हुए भी कि तुम्हारे पेट में आर्यन का बच्चा है? उसने अपना सर उठाया और ऋषि की नजरों से नजरें मिलते हुए कहा, क्योंकि आर्यन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह बच्चा उनका है, इसलिए कार्तिक ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह इस बच्चे को अपना नाम भी देंगे और पालेंगे भी, और अगर कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के ये सब करने के लिए तैयार था तो मैं क्यों मना करती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका गुस्सा इतना बेकार है कि वो एक लड़की का रेप कर देगा। सबकी आंखें बड़ी हो गई और उन्नति बोली, क्या बकवास कर रही है? मेरा बेटा और रेप कभी नहीं। कशिश ने अब उन्नति को देखा और कहा, बकवास नहीं कर रही मैं आंटी जी, सच कह रही हूँ। आपके बेटे ने रेप किया है मेरी बहन का, और आपको यकीन नहीं हो रहा तो सबूत भी है मेरे पास। उसके बाद वो अंतरा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर आगे लेकर आए, और फिर जो कुर्ती अंतरा ने पहनी हुई थी उसकी बाजू ऊपर कर दिया और सबके सामने अंतरा की कलाई कर दी, जिस पर निशान थे। कशिश बोली, इतने में आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पता है। और उसके बाद कशिश ने अपने हाथों से जबरदस्ती अंतरा का मेकअप हटाया, जिस पर जो चेहरे पर निशान थे वह भी सबके सामने आने लगे। उसके गले पर जितने भी निशान थे वह भी आने लगे। हर कोई अंतरा की इस बुरी हालत को देखकर हैरान था और अंतरा की आंखों से आंसू आने लगे थे। कशिश ने उसके बाद अंतरा को एक तक देखा और कहा, सबको बता कल रात क्या हुआ था। अंतरा इस पर कशिश को देखा तो कशिश ने हमें अपना सर हिलाया और कहा, बता दे सबको कि कल रिसेप्शन पार्टी के बाद क्या हुआ था। उसके बाद ये हमें घर से बाहर भी निकले तो भी मुझे कोई और अपने ही पड़ता। अंतरा को कशिश की आंखों में डिटर्मिनेशन दिख रहा था, इसलिए उसने सबको देखा और कहा, कल रात मेरे साथ ये सब कार्तिक ने ही किया है। उन्नति उन दोनों के पास आई और बोली, अच्छा, अगर यह हुआ है तो मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया, चिल्लाई क्यों नहीं? अंतरा ने इस पर अपना सर झुका लिया और कशिश बोली, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है और आप कह रही हैं कि वह आपके पास शिकायत लेकर आती, और जैसे अभी आप यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्या तब भी आप यकीन कर ली थी कि आपके बेटे ने क्या किया? उन्नति बोली, कभी नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, और वो क्यों अंतरा के पास जाएगा जब वो तुझे प्यार करता था? कशिश पर हंसी और बोली, किस गलतफहमी में जी रही है आप आंटी? किस गलतफहमी में? ना मैंने कभी कार्तिक से प्यार किया, ना कभी कार्तिक ने मुझसे प्यार किया, क्योंकि मैंने हमेशा से आर्यन से प्यार किया और आपके बेटे ने हमेशा से अंतरा से प्यार किया। उसके बाद कशिश ने लाइन से उनके बचपन की लव स्टोरी सबको बता दे, क्योंकि कशिश अब इस लव स्टोरी को सबसे दूर नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर वो ये करती तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। सब कुछ सुनने और समझने के बाद उन्नति बोली, तो ये रेप कैसा? ये तो प्यार है। जब कार्तिक अंतरा से प्यार करता है तो वह उसका प्यार है। कशिश इस पर बोली, वाह कमाल है, आप भी अपने बेटे की साइड लेने से पीछे नहीं हट रही। प्यार में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? जेंटलनेस नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? अगर वो कल रात प्यार करता है तो मैं कभी यह सब नहीं करती, सिर्फ डाइवोर्स दे देती, और मेरी बहन भी इतने दर्द से नहीं तड़पती जितना वो तड़प रही है। कल वो बेहोश हो गई आपके लाल दुलारे को झेलते झेलते, लेकिन उसके बाद भी आपका बेटा नहीं रुके। जब तक आपके बेटे का गुस्सा सेटिस्फाई नहीं हुआ वह रुका नहीं, और आप कह रही हैं कि इसे प्यार कहते हैं। तो फिर वह भी प्यार करते हैं जो रेप करते हैं लड़कियों का। ये जो दुनिया में इतनी केस सुनते हैं कि छोटी सी मासूम बच्ची का कर दिया, अस्पताल के अंदर घुस कर दिया, हॉस्टल से लड़कियों को उठा लिया, इधर से लड़की पकड़ ली, इधर से उधर कर लिया, ये सभी प्यारी होगा ना? बस फिर कितना रहा कि मेरी बहन जिंदा है और वह मर जाती है। आंटी, जिसको आप प्यार बोल रही है ना, उसे डेट रेप करते हैं, और प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन शायद अंकल ने भी आपके साथ शादी के बाद मैरिटल रेप किया हो, मे बी, और कार्तिक और फलक को इस दुनिया में लाने के लिए। आंटी, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, 85% केस में रेप भी होता है, प्यार नहीं होता। बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद ही समझती हैं कि उसका पति उसे प्यार कर रहा है, लेकिन नहीं तो उसके साथ रेप कर रहा होता है, और मैं कह रही हूं कि हर घर में हर दिन रेप होता है, और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लूं? ऐसे इंसान के साथ शादी में रहती कभी नहीं रहती। उन्नति इस पर कुछ पल खामोश रही और फिर बोली, मतलब तेरे साथ भी रेप किया आर्यन ने? तभी तो तेरे पेट में ये बच्चा है, या फिर किसी और का है? तभी आर्यन एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है?
कशिश को गुस्सा आ गया क्योंकि आर्यन ने भले ही शक किया था लेकिन उसने कभी कशिश को उस तरीके से हाथ नहीं लगाया था और यह बात वो महसूस कर सकती थी। उस दिन नशे में भी उसने जिद की थी, इसीलिए आर्यन उसके करीब आया था, नहीं तो वो उस जिद को पूरा करने की सख्त खिलाफ था। कशिश को उस दिन याद नहीं था लेकिन बाद में उसे सब कुछ याद आ गया था कि किस तरीके से उसने आर्यन से जिद करी थी कि वह उसके करीब आए, जब कि आर्यन इस चीज के खिलाफ था। वो उसके करीब जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, वह भी तब जब वह नशे में थी। उन्नति बोली, गुस्से से क्या देख रही हो, जवाब दो, किसका है ये? आर्यन का तो नहीं लगता। उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसका साइड लेने के लिए फिलहाल आर्यन वहां नहीं था और वो चीख चीख कर भी बोलते कि वो आर्यन का है तो उसकी मानने वाला कौन था। जैसे फिलहाल उन्नति यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके बेटे ने रेप किया है तो वो कोशिश के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में भी यही सोचती कि वो कैरेक्टरलेस है। कशिश शांति से खड़ी थी क्योंकि उसके पास उन्नति की बात का कोई भी जवाब नहीं था। उन्नति बोली, चुप क्यों हो, बताओ किसका है ये? कोशिश इस पर बोली, यह उसी का है जिसका मैंने आपको बताया है और हर बात की एक्सप्लेन में आपको देना जरूरी नहीं समझती। कार्तिक ने अपना सर उठाकर कशिश को देखा जो कि उन्नति से अपनी नजर नहीं मिल रही थी और उसे समझ आ रहा था कि बात कहां से कहां जा रही थी। इस बात का कोई मोल ही नहीं था। कुछ देर पहले तक उन्नति कोशिश को अपना बच्चा मान रही थी और अब इस बच्चे पर शक कर रही थी। इसे तो कहते हैं प्यार की कमजोर डोर। उन्नति को किसी बात पर गुस्सा नहीं आया था, उसे सिर्फ इस बात पर गुस्सा आया था कि उसने उसके बेटे सहित उसके पति को भी रेपिस्ट बोल दिया था। लेकिन कशिश में बस अपनी बहन का साइड लेने के लिए उन्नति की गलतफहमी को दूर किया था कि हर रेप ही होता है, उसे जबरदस्ती प्यार का नाम देना गलत होता है। सब कुछ शांत था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक बात सुलझ नहीं रही थी तो दूसरी बात बोलने से वो उलझ रही थी। तभी कशिश का फोन बजा और उसने देखा तो उसी अननोन नंबर से फोन था जिस नंबर से उसे कुछ समय पहले कॉल आया था और उसने उसे उठा लिया। कशिश बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं थोड़ी देर में, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलती दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और उसका चेहरा बिल्कुल हैरत से भर गया और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और हर किसी की नजर फोन गिरने पर उस पर हो गए और कशिश को ऐसे हैरान देखकर अंतरा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ कशिश, तू इतनी हैरान क्यों है, किसका फोन था? ARYANNNN कशिश के मुंह से निकला और वह घुटने के बाल आ गई। सब उसके मुंह से आर्यन का नाम इस तरीके से सुनकर हैरान हो गए। अंतरा जमीन पर बैठी और उसे बोली, क्या हुआ कशिश? कशिश बोली, आर्यन। कार्तिक उसके पास आया और बोला, क्या हुआ आर्यन को? आर्यन, कशिश नहीं फिर कहा, लेकिन आगे वो कुछ बोली नहीं तो अंतरा ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोली, क्या हुआ? और अंतरा हैरान थी क्योंकि कशिश रो रही थी। कशिश ने उसे देखते हुए कहा, एक्सीडेंट, आर्यन ICU में है। सब हैरान हो गए और कार्तिक ने उसे कहा, क्या, कैसे? कशिश कुछ बोली नहीं पाए, इसलिए कार्तिक ने कशिश का फोन उठाया और लास्ट कॉलिंग नंबर पर कॉल कर दिया और उधर फोन कर दिया और दूसरी तरफ से जो कहा गया उस पर वह भी हैरान हो गया और वह तुरंत उठा और कशिश को भी उसने उठाने में हेल्प की और कहा, चलो कशिश। उन्नति का कार्तिक के पास आई और बोली, क्या हुआ? कार्तिक ने कहा, आर्यन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कार पलट गई थी और फिलहाल वो ICU में है। उसके घर वालों को बुलाया जा रहा है, जब तक वह नहीं जाएंगे आर्यन का इलाज शुरू नहीं होगा। उसके बाद उसने कशिश कहा, शांत रहो कशिश, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। उसके बाद उसने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा और अंतरा भी कशिश के साथ साथ बाहर की तरफ जाने लगी। इस वक्त वह अपना दर्द भी भूल गई थी। 1 घंटे बाद अस्पताल, कशिश बिल्कुल शांति और वो जब हॉस्पिटल आए तो उसकी घबराहट बढ़ गई और कार्तिक डॉक्टर के पास गया और बोला, ऑपरेशन क्यों शुरू नहीं किया जब मैं फोन पर कहा था कि ऑपरेशन शुरू कर दीजिए? डॉक्टर ने अपना सर झुका लिया और कहा, सॉरी सर, लेकिन बिना फैमिली के इजाजत के हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते थे। अगर आपके आने से पहले उन्हें कुछ हो जाता, इवन उनकी डेथ हो जाती, तो आप हम पर चढ़ जाते। डेथ शब्द पर कशिश हैरानी से डॉक्टर को देखने लगी और कार्तिक ने गुस्से से आर्यन को थप्पड़ मार दिया और बोला, अपनी नई जुबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई है, अंदर जाकर ऑपरेशन कर और जितने भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दूंगा। डॉक्टर ने नर्स को कहा कि वो फॉर्मेलिटी पूरी करवाए और डॉक्टर अपनी टीम के साथ ICU के अंदर चला गया। कार्तिक में जितनी भी फॉर्मेलिटी थी सारी पूरी कर दी। फिलहाल ये बात अच्छी थी कि आर्यन को डेली निशा फोन नहीं करती थी, वरना अगर गलती से उसका फोन आ रहा था तो उसको भी सब कुछ बताना पड़ता। कशिश ICU के बाहर थी और उस रेड लाइट को देख रही थी जो कि अब चल चुकी थी और अंदर खून से लटपट आर्यन का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा,
सीने में गोली ज्यादा अंदर तक गई है, उसे निकालना जरूरी है वरना दिल की धड़कन बंद हो सकती है। अंतरा कशिश के पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, कुछ नहीं होगा उससे। कशिश ने अंतरा को देखा और अंतरा के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उन्नति भी कशिश को आर्यन के लिए रोते हुए देख रही थी और उसने अपने साथ खड़े ऋषि से कहा, क्या मैंने सच में अपने कार्तिक के लिए गलत लड़की देख ली? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, कोई गलत लड़की नहीं देखी, बस सही लड़की को देखने में चूक हो गई है। कशिश गलत नहीं है और जो सिचुएशन आई थी उसमें अगर कशिश ने हाँ बोल दिया तो उसने उसकी क्या गलती थी, और फिलहाल तुम्हें उस पर इल्जाम लगाने से पहले खुद के बेटे को देखना चाहिए क्योंकि गलती तुम्हारे बेटे ने की है। देख रही हो ना दोनों की हालात, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से हुई है। उन्नति ने हैरानी से ऋषि को देखा और कहा, मतलब आपको भी यही लगता है कि मेरे बेटे ने अंतरा के साथ गलत किया? वह प्यार करता है ना अंतरा से? ऋषि ने कहा, उन्नति देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं कि तुम्हारा बेटा कितना प्यार करता है अंतरा से, लेकिन प्यार के नाम पर इस तरीके से किसी के जिस्म के साथ खेलना, यह कोई सही बात नहीं है। मर्जी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? या बस गुस्सा आया और नोच लिया, खुश हो गए तो प्यार कर लिया? अरे सामने वाला इजाजत दे तो आओ, नहीं तो मत आओ। उन्नति इस पर बोली, तो अंतरा बार बार मेरे बेटे को रेपिस्ट कह रही थी, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। कशिश और कार्तिक उसे समझा रहे थे लेकिन वह समझ नहीं रही थी। ऋषि ने इस पर कहा, तो इसका मतलब रेप कर देने का, अपने ऊपर उस टैग को सही करने के लिए? ये कहाँ की बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें अगर जबरदस्ती गुनहगार कहा जा रहा है और तुम्हारी बात सामने वाला नहीं मान रहा है तो गुनाह कर दो और फिर आपका कोई सुनाए तो बोल देना। वो बार बार मुझे गुनहगार कह रहा था और मैं कह रहा था कि नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ। कुछ सुन नहीं रहा था तो सोचा गुनाह कर ही देता हूँ। जब गुनहगार का टैग लगेगा है तो अगर ऐसा ही चला रहा तो चल दिया देश हमारा। और कशिश और अंतरा को सुनने से बेहतर है कि अपने बेटे को थोड़ी अकल सिखा दो। और इन दोनों ने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया क्योंकि डरती थी स्टेटस को लेकर, लेकिन तुम्हारा बेटे के अंदर क्या डर था? जब उसने प्रॉमिस कर दिया था कि वो उसी के साथ शादी करेगा, कह सकता था ना कि वह किसी और से प्यार करता है, बोल सकता था अंतरा से प्यार करता है, कशिश से नहीं करता है, कशिश से शादी नहीं कर सकता। हम समझा लेते हैं अंतरा और आर्यन को, और जो कुछ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है ना वह नहीं होता खड़ा। शुक्र मनाओ कि उस वक्त कशिश ने शादी के लिए हाँ बोल दिया और अंतरा ने हमारे बेटे के ऊपर कोई केस नहीं किया, वरना झूठे केस में आज वो अंदर होता। उन्नति बोली, लेकिन अब तो सब कुछ हो गई है, मतलब अगर वो चाहे तो केस कर सकती है। अंतरा इस पर उनके पास आई हुई बोली, कर सकती हूँ लेकिन क्या फायदा करने का? अंतरा थोड़ी देर पहले ही आई थी और उसने ऋषि की बात नहीं सुनी थी और वह बोली, सॉरी पर मैं आप दोनों की बातें नहीं सुन रही थी, जस्ट अभी आई हूँ, केस वाली बात आपके मुंह से सुन ली थी, बस उससे पहले आप दोनों के बीच में क्या बात चल रही थी मुझे नहीं पता। वो दोनों ने अभी भी खामोश रहकर उसे देख रहे थे और अंतरा बोली, अगर मैंने अभी केस कर भी दिया तो पुलिस आकर आपके बेटे को ले जाएगी, एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, लेकिन अगले घंटे आपका बेटा सही सलामत घर पर होगा। क्यों? क्योंकि अंकल की पहुंच इतनी है कि वह अपने बेटे को 1 मिनट के लिए जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना भी गलत हो, खून खून होता है अपना, उसे कैसे जेल में रहने देंगे? उसे घर में डांट लेंगे, सजा दे देंगे, लेकिन बाहर कानूनी तौर पर से सजा नहीं देने देंगे। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैंने उस वक्त पहले गुस्से में कह दिया था कि मैं केस करूंगी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरा केस करना व्यर्थ ही है। क्या मिल जाएगा मुझे केस करके? इंसाफ नहीं मिलेगा। और मुझे क्या, जितनी भी लड़कियों का रेप होता है किसी को इंसाफ नहीं मिलता। हैंग कर देने से या 10 साल की जेल से क्या उनको मिला दर्द खत्म हो जाता है? नहीं होता। फांसी से क्या उस आदमी को वो तड़प पता चल जाती है जो उस लड़की ने सही है, और 10 साल की जेल वह तो कुछ भी नहीं है, बस 10 साल और सुबह शाम को खाना मिलेगा। वहां का काम करो, बाहर आ गया फिर एक लड़की उठा लो, और अगर मान लो ये चीज कार्तिक के साथ होती तो भी मुझे क्या इंसाफ मिल जाता? इससे बेहतर है अपने बेटे को अपने पास रखो और मैं अपना प्यार अपने पास रखती हूँ। उसके बाद अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि प्यार को निभाया कैसे जाता है। मैंने करना जान लिया लेकिन निभाना नहीं जाना। शायद वह मुझे अपनी बहन से सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि वह निभाना बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि वह हर रिश्ते को जोड़कर रखती है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मनमानी करना जानती हूँ। और मैंने अपनी मनमानी में कार्तिक को बहुत कुछ बोला है और इस गुस्से में उन्होंने मेरे साथ यह सब किया है। लेकिन जो भी क्या, वो बहुत गलत किया। शायद मैं कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगी आपके बेटे को। प्यार करती हूँ और आज भी करूंगी और आगे करती रहूंगी।
लेकिन कभी शायद आपके बेटे के साथ रह नहीं पाऊंगी, ना ही कोई रिश्ता जोड़ पाऊंगी आपके बेटे के साथ। BCOZ आई नो आपके बेटे को देखकर मुझे बार बार वह रात याद आएगी। कैसे रह पाऊंगी फिर ऐसे में आपके बेटे के साथ? अगर मैंने माफ भी कर दिया तो आई कांट लिव एंड आई डोंट हैव दैट मच पावर। उसके बाद अंतरा मुड़ी और वहां से चली गई और कार्तिक, जो शायद दूर नहीं था, उसमें भी अंतरा की बात सुन ली थी। ये दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में आर्यन का ऑपरेशन चल रहा था। हर कोई परेशान था। कुछ देर बाद रेड लाइट बंद हुई और डॉक्टर अपनी टीम के साथ बाहर है और कशिश तुरंत डॉक्टर के पास गई और अपने सवालों की लाइंस खड़ी कर दी, जिस पर डॉक्टर ने उसे शांत रहने के लिए कहा और बोले, अभी वो बेहोश है, कुछ कह नहीं सकते। कशिश ने इस पर कहा, क्या मैं उनको देख सकती हूँ? डॉक्टर ने सबको देखा और फिर बोले, लेकिन सिर्फ आप और कोई नहीं जा सकता और प्लीज उनसे थोड़ा दूरी बना कर रहिएगा, अभी इन्फेक्शन गया नहीं है उनके ऊपर से। कशिश ने अपना सर हिला दिया और फिर वह आर्यन को देखने के लिए अंदर से गई, जहां पर आर्यन बेड पर लेटा हुआ था और आर्यन को एक बड़े से कांच के बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। बस उसका चेहरा बाहर था और उसे कांच के बॉक्स को हरे रंग के पर्दे से ढका हुआ था। कशिश आर्यन को ऐसे देखकर डर गई। उसे लगा कि आर्यन की बॉडी को ऐसी ढका क्यों गया है, कुछ हुआ तो नहीं है उसकी बॉडी को। डॉक्टर उसके साथ अंदर आए थे और उसने उनसे सवाल कर दिया तो डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, उनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ है, बस जो जख्म में थे वह बाहर हवा के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसीलिए उनकी बॉडी को इस तरीके से कवर किया है, अगले दिन ये हट जाएगा। उसके बाद कशिश आर्यन के चेहरे के पास गए। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था और आंखें बिल्कुल बंद थी और सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। कशिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया आर्यन को छूने के लिए, लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, आप उन्हें छू नहीं सकती हैं मैडम, सॉरी। कशिश ने डॉक्टर को कहा, प्लीज, लेकिन डॉक्टर ने ना में अपना सर हिला दिया तो कशिश ने वापस आर्यन को देखा और बोली, आर्यन उठ चाहिए, आर्यन प्लीज उठ जाइए, आपका बेबी आपको बुला रहा है। और उसके बाद कशिश ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, बेबी आप पापा को बोलो ना कि उठ जाए, वो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं, अब तो सब ठीक होने वाला है, प्लीज बोलो ना कि उठ हो जाए। कशिश आर्यन को देखने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे आर्यन को टच करने से मना किया था। कशिश काफी देर से आर्यन को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन बेहोश था और उस पर दवाया का भी बहुत ज्यादा नशा था, इसीलिए उसे ना होश आ रहा था और ना ही कोई बात सुनाई दे रही थी। कशिश रोने लगी थी, इसलिए को दोबारा आर्यन को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन डॉक्टर ने आगे जाकर कशिश का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैडम, मैंने बोला ना कि आप उन्हें टच नहीं कर सकती, खामखा आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी अगर आपने उन्हें टच किया तो, वो बहुत ज्यादा जख्मी है फिलहाल। कशिश ने अपनी आंसू भरी आंखों से डॉक्टर को देखा और रुंधियाए आए हुए गले से कहा, इन्हें होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने इस पर कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते मैडम, कल सुबह ही पता चलेगा कि इन्हें होश आएगा कि नहीं आएगी, या ये कोमा में भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल उनकी बॉडी एक तरीके से बस जिंदा लाश की तरह है, कोई मूवमेंट नहीं है ढंग से, बस दिल की धड़कनें चल रही है और सांसें चल रही है, जिसकी भरोसी जिंदा है और ये दवाएं हैं जो इनके अंदर एनर्जी डाल रही है। बाकी बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और गोली लगी है सीधा सीने पर, वो तो हमने टाइम पर निकाल दिया गोली को, अगर कुछ देर और हो जाती तो जहर फैल जाता पूरी बॉडी में और शायद ऑन द स्पॉट इनकी डेथ भी हो सकती थी। आर्यन की जान का जाना सुनकर कशिश बहुत ज्यादा घबरा गई और वह और भी ज्यादा रोने लगी और आर्यन को बोली, प्लीज उठ जाइए ना आर्यन, आप जो सजा देंगे मैं वो सजा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दूंगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप अगर मेरी नहीं सुनना चाहते तो मत सुनना, पर प्लीज इतनी सुन लीजिए कि होश में आ जाइए, मेरी ना सही बेबी की बात सुन लीजिए, प्लीज उसके लिए होश में आ जाइए। उसके बाद कशिश ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया और रोने लगी और डॉक्टर काफी देर से कशिश को और उसकी बातों को सुन रहे थे और इससे उसे इतना तो पता चल गया था कि कशिश आर्यन के बीच का जो भी रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। डॉक्टर का मन तो नहीं था, लेकिन उन्हें एज एन आर्यन का केयर टेकर कशिश को अब बाहर करना था, क्योंकि इस तरीके से आर्यन की हेल्थ पर गलत असर पड़ सकता था। डॉक्टर आगे आया और उन्होंने कशिश से कहा, मैडम अब आप प्लीज यहाँ से जाए, शाम तक इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं। इस पर कशिश ने डॉक्टर को मना किया, लेकिन डॉक्टर ने कशिश का हाथ पकड़कर उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया। सारे के सारे बाहर खड़े थे और जब कशिश बाहर आए तो अंतरा उसके पास आई और उसे संभालकर एक बेंच पर बैठा दिया और कशिश ने भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उन्नति और ऋषि एक जगह खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे कि तभी ऋषि ने कहा,
देख रही हो ना इन दोनों को, आज ये जिस तरीके से एक दूसरे को पकड़कर रो रही है। मुझे इनमें वो 6 साल पुरानी कशिश अंतरा नजर आ रही है जो अपने माँ बाप के शव को देखकर रो रही थी। और हमने इन्हें आशियाना दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो सजा हमें भगवान देने वाला था वो सजा उनके माता पिता ने अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन्हें डांट रहे हैं। तुमने कशिश को कैरेक्टरलेस बोल दिया, ये जानते हुए भी कि कोशिश आर्यन से कितनी मोहब्बत करती है। जानती हो ना कि हमारे ऊपर आने वाली बला को इन दोनों के माता पिता ने ले लिया था। हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन तुम तो अपने बेटे के प्यार में बहुत ज्यादा अंधी हो। उन्नति ने इस पर गहरी सांस लिए और दूसरी तरफ चली गई क्योंकि फिलहाल उसका भी दिमाग ब्लैंक था। उसका क्या, अभी वहां पर मौजूद हर किसी का दिमाग ब्लैंक था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबका दिमाग दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन उन्हें एक ही जगह जाना था। लेकिन एक जगह जाने के लिए अपने दिमाग को स्थिर करना और ठीक से सोचना, ये फिलहाल किसी के बस में नहीं था। रात का वक्त, आर्यन को नॉर्मल वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और आर्यन के ऊपर से वो कांच भी निकाल दिया गया था। सारे के सारे आर्यन को ओटी में से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी को भी उस तक जाने की इजाजत नहीं थी। कशिश की आंखों से वापस आंसू आने लगे थे। वो डॉक्टर के पास गई और बोली, क्या मैं अब मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने अपना सर हाँ मिला दिया और कशिश तुरंत अंदर की तरफ चली गई। आर्यन अभी भी लेटा हुआ था। कशिश एक चेयर को बेड के पास सरका कर लेकर आई और उसके पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे निहारने लगी। कशिश ने आर्यन कहाँ तक निकाले से लगा लिया था और उसके हाथ से अपने चेहरे पर रब कर रही थी। तेरे बिना दिल को चैन नहीं आता, तेरे बिना हर ख्वाब अधूरा लगता है। तेरी मोहब्बत में खो जाने की ख्वाहिश है, तेरे बिना हर लम्हा जैसे सोने की सजा है। तेरे साथ जीने की आदत बन चुकी है, तेरे बिना हर सुबह एक सुनसान सा लगता है। तेरे साथ हर दर्द भी हसीन लगता है, तेरे बिना हर ख्वाब, हर सपना वीरान सा लगता है। तेरे बिना दिल को सुकून नहीं आता, तेरे बिना हर रात, हर सुबह वीरान सी लगती है। तेरे साथ हर दिन जैसे ताजगी से भरा है, तेरे बिना ये जिंदगी भी कोई सजा सी लगती है। बाकी सभी कशिश के साथ पीछे पीछे रूम में आ गए थे और सब ने कशिश को देखा था और उन्नति ने कशिश को देखते हुए कहा, क्या सच में मेरी चॉइस गलत थी? क्या सच में मैंने सिर्फ अपने बेटे की चाहत देखी थी? सिर्फ मैंने ये देखा था कि कशिश मेरी बेटे के साथ अच्छी लगेगी। मैंने कभी अपने बेटे और कशिश से पूछने की कोशिश ही नहीं की कि उन्हें क्या चाहिए। बस अपनी मर्जी उन पर मैंने थोप दी और उन दोनों ने मेरी बात मान ली। अगर मैं उनसे उनकी मर्जी पूछती तो शायद इतनी दुनिया कभी चारों के बीच नहीं आती। सब उन्नति की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे और उन्नति ने अपने कदम कशिश की तरफ बढ़ा दिए और उसके सर पर हाथ रखा, जिस पर कशिश ने अपना सर उठाकर उन्नति को देखा तो उन्नति ने कहा, बहुत प्यार करती है ना तू आर्यन से? कशिश ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो उन्नति ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, तो दिल से प्रार्थना कर, वो होश में आ जाएगा, तू भी तो उसकी मोहब्बत है। कशिश की आंखों से वापस आंसू आने लगे और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया तो उन्नति ने झुककर कशिश के माथे को चूम लिया और बोली, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और आर्यन के बारे में सोच। अंतरा और कार्तिक को हम देख लेंगे और उन्हें कैसे सही करना है, कैसे कार्तिक को अंतरा के साथ किए हुए वो हरकत के बारे में सजा देनी है, कैसे उन दोनों को वापस एक करना है, वो हम देख लेंगे, तू बस आर्यन को देख। उसके बाद उन्नति वहां से चली गई और बाकी सब भी उन्नति के पीछे पीछे वहां से चले गए। कशिश ने वापस आर्यन को देखा और उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज आर्यन, गेट अप एंड एन, आई एम बेगिंग यू, प्लीज गेट अप, नॉट फॉर मी बट आर चाइल्ड, आर अनबॉर्न चाइल्ड, आर्यन, प्लीज एंड एन, प्लीज गेट अप। और उसके बाद कशिश ने अपना सर आर्यन के सीने पर रख लिया और रोने लगी। वो रोते रोते बोली, आर्यन प्लीज होनी चाहिए, अगर आपको कोई भी सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे इस तरीके की सजा मत दीजिए प्लीज। मेरे लिए नहीं पर हमारे आने वाले बच्चों के लिए। मुझे आपको बताना है कि आप ही का है ये बच्चा। गाइस, ये डेली सूप नहीं है जो आर्यन कशिश के दहाड़ों से उठ जाए। कशिश बार बार रोते हुए आर्यन को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठ रहा था और वो अपनी ही वक्त पर उठने वाला था। ऐसे कशिश के रोने से वो उठ नहीं सकता था। वह तो वैसे ही व्यवस्था, उसे क्या पता था कि उसके लिए उसकी मोहब्बत हो रही है। और ऐसे ही कशिश रोते रोते कब सो गई उसे पता नहीं चला और उसका सर आर्यन के सीने पर रखा हुआ था और इसका एक हाथ आर्यन के राइट हैंड में पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ सामने की तरफ सीधा था। और कोई भी अचानक से वहां आए तो उसे ऐसा ही लगता कि वह उसे उठाते उठाते बेहोश हो गई है।
थोड़ी देर बाद अंतरा रूम के अंदर आई और जब उसने कशिश को वैसे देखा तो वह घबरा गए क्योंकि उसे भी ऐसे लगा कि कशिश शायद रोते रोते बेहोश हो गई है। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास आई और उसका सर हल्का सा ऊपर करके देखी तो वह बेहोश नहीं थी, सो रही थी और गहरी नींद में जा चुकी थी। शायद इसीलिए क्योंकि पूरा दिन उसने बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम किया था। पहले उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी और फिर घर पर आकर वह लड़ी थी सबसे और उसके बाद अस्पताल रोना धोना। वो इस तरीके से पूरी रात कशिश को नहीं बैठे रहने दे सकती थी क्योंकि इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आई और इधर उधर किसी को देखने लगी कि तभी उसे कार्तिक किसी से फोन पर बातें करते हुए नजर आया और उसने उसे आवाज लगाई, कार्तिक। कार्तिक कुछ पल के लिए रुक गया और उसने फोन को उसी वक्त रख दिया और उसके पास आए और बोला, क्या हुआ? अचानक से कार्तिक के करीब आ जाने से अंतरा ने अपने कदम पीछे ले ली और बोली, तुम्हारी आपकी मदद चाहिए थी। कार्तिक ने सवाल किया, कैसी मदद? बताओ, मुझसे होगा तो मैं जरूर करूंगा। अंतरा ने अपने होठों तो खोले लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, शायद वो हिचकी जा रही थी। लेकिन कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अंतरा, प्लीज बताओ क्या काम है। अंतरा ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली और फिर आंखों को खोलकर कार्तिक को देखते हुए बोला, वो कशिश। कशिश कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है, इससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्या तुम उसे मेरे पास सोफे पर सुला सकते हो? आप उसे सोफे पर सुलवाने में हेल्प कर सकते हो। बहुत दिनों के बाद कार्तिक ने उसके मुंह से आप सुना था, वरना को उस दिन के बाद से उसे तुम करके ही एड्रेस कर रही थी। कार्तिक ने अपना सर हिला दिया और फिर उसके साथ वह रूम में गया और अंतरा ने कहा, मैं वहां सोफे पर बैठ रही हूं, आप प्लीज इसे उठाकर सोफा पर लेट दीजिए और उसका सर मेरी गोद में रख लीजिए। उसके बाद अंतरा सोफे पर जाकर बैठ गई और कार्तिक ने ध्यान से कशिश को अपनी गोद में उठाया और उसे सोफे पर लिटा दिया और उसका सर बड़े ही ध्यान से अंतरा के गोद में रख दिया। लेकिन इसी में कशिश ने जो साड़ी पहनी थी उसका पल्ला पूरा का पूरा उसके पेट से सरक गया था। लेकिन बिल्कुल भी कार्तिक का ध्यान वहां नहीं था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कशिश के चेहरे पर था। और यह चीज अंतरा ने नोटिस कर ली थी और अंतरा ने उसके बाद कशिश का साड़ी का पल्ला ठीक किया। थैंक यू, अंतरा ने कहा और फिर कार्तिक अपना सर हिलाकर वहां से चला गया। लेकिन अगले 5 मिनट बाद कार्तिक वहां दोबारा आया और उसके हाथ में एक मुलायम ब्लैंकेट था जो उसने आराम से कशिश को उड़ा दिया और फिर ब्लैंकेट के नीचे एक जैकेट था, उसने वो अंतरा को दिया और कहा, इसे पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अंतरा इस पर कार्तिक की आंखों में देखती रही और कार्तिक ने जैकेट अंतरा के आगे कर दिया तो अंतरा ने अपना हाथ उठाकर उसे ले लिया और उसे पहन लिया। और जैसे ही उस मुलायम जैकेट ने अंतरा की बॉडी को छुआ, अंतरा को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग और वार्म फीलिंग हुई। कार्तिक ने उसके बाद सवाल किया, क्या तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? अंतरा ने उस पर अपना सरना में हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है फिलहाल। कार्तिक ने कहा, कोई बात नहीं, अगर भूख लगे तो बता देना, मैं बाहर हूं। और उसके बाद वो चला गया और अंतरा उसे जाते हुए देखती रही और उसके मुंह से निकला, क्या सच में मेरी तरफ से मोहब्बत इतनी कमजोर थी? कार्तिक कशिश को ब्लैंकेट उठाकर और अंतर को जैकेट देकर वहां से चला गया था। बस अंतर कार्तिक को जाते हुए देखता रह गया। जैसे ही हॉस्पिटल रूम का दरवाजा बंद हुआ, अंतर ने अपना सर सोफे से टीका लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही पलों में उन आंखों की किनारियों से आंसू बहने लगे। अंतरा खुद से बोली, सब कुछ बदल गया, मैंने सब कुछ ही बिगाड़ दिया। मुझे सच में कोई रिश्ता निभाना नहीं आता, ना ही मुझे ठीक से मोहब्बत करनी आती है और ना ही उसे निभाना। मेरी मोहब्बत की डोर सच में बहुत कमजोर थी, जो मैंने अपनी मोहब्बत पर शक किया। मैं अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। कितनी बार कशिश आई थी मुझे समझाने के लिए कि मैं गलत कर रही हूँ और गलत शक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने सुना ही नहीं किसी का। सब कुछ मेरी गलती है। अंतरा सब कुछ बोल रही थी और उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सब कुछ बिगड़ गया था और बिखर भी गया था। उसने अपना सर नीचे झुकाकर कशिश को देखा जो कि सो रही थी। फिर उसने ब्लैंकेट के ऊपर से कशिश के पेट पर हाथ रखा और कहा, आप भी मुझसे इतने अच्छे से बात नहीं करोगे ना बेबी। मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत ज्यादा। आपकी मासी बहुत गंदी है पर आपकी माँ बहुत अच्छी है। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करना और उनकी बातें सुनना। मेरी तरह मत करना कि कभी उनकी बातें सुनी तो कभी एक कान से सुनकर निकाल दी। वो अगर कुछ समझाए तो उसे समझना, अगर वो सुनने को बोले तो सुना। सबसे पहले अपनी बात को रखने की कोशिश मत करना, वरना मेरी तरफ पछताओगे आप भी।
उसके बाद उसने कशिश के चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर आए बालों को उसने अपने हाथों से साइड कर दिया। वो उसके उस मासूम चेहरे को देखने लगी और बोली, सिर्फ चेहरा ही तो एक है पर मोहब्बत निभाने की शक्तियां एक नहीं है। पर मैं चाहती हूं कि तुम मुझे ये सिखा देना, तेरी तरह ना सही लेकिन तेरी तरह बनने की कोशिश करूंगी। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप। उसके बाद अंतरा ने वापस अपना सर सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसकी भी आंख लग गई। सुबह का वक्त हॉस्पिटल में आर्यन का चेकअप करने के लिए डॉक्टर रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कशिश और अंतरा सोफे पर सो रही है। नर्स जो डॉक्टर के साथ आई थी उसने डॉक्टर से कहा, मैं इन्हें उठा दूं क्या? इतना कहकर नर्स उन दोनों की तरफ जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, सोने दो उन्हें। उसके बाद डॉक्टर नर्स के साथ आर्यन को देखने के लिए आए। फिर नर्स बोली, यह अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब यह आज शाम तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इस पर बोले, हाँ ठीक तो हो जाएगा लेकिन इसे अभी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि यह प्रॉपर ट्रीटमेंट घर पर नहीं मिल सकता। नर्स ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उसने डॉक्टर के साथ मिलकर आर्यन की पट्टी को बदल दिया। हल्की फुल्की आवाज हो रही थी रूम में, इसी वजह से कशिश की नींद खुल गई और उसने अपनी आंखें खोल और सामने देखा तो डॉक्टर और नर्स आर्यन का चेकअप कर रहे थे, जिस पर वह बिल्कुल उठ गई और बोली, क्या हुआ, इन्हें होश आ गया क्या? नर्स ने फेस पीछे कर कशिश को देखा और बोली, नहीं अभी होश नहीं आया है, हम उनकी ड्रेसिंग करने के लिए आए हैं, बाकी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 1-2 घंटे में ही होश आ जाएगा। कशिश उदास हो गई लेकिन फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर वहां से चले गए और कशिश उठकर बैठ गई। फिर उसने अंतरा को देखा जो कि सो रही थी, इसलिए उसने जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसे अंतरा को अच्छे से ओढ़ा दिया। फिर खड़ी होकर वह उसी हॉस्पिटल रूम के अंदर बने वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आए। उसके बाद वो सीधा रूम से बाहर निकल गई, जहां पर पहले से ही सब मौजूद थे लेकिन उनके कपड़े बदले हुए थे। इसका मतलब ये था कि वह सब घर जाकर कुछ देर रेस्ट कर आए हैं। वो बेंच पर जाकर शांति से बैठ गई और गेट को देखने लगी। फलक कशिश के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आर्यन भाई ठीक हो जाएंगे। कशिश ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस अपना सर नीचे कर लिया। फलक बोली, आई नो कि हमने आपके साथ गलत किया, जबरदस्ती आपको कार्तिक भाई के साथ जोड़ने की कोशिश की, पर अब सब ठीक हो जाएगा। आप आर्यन भाई के साथ रह पाएंगे। अगर आर्यन भाई नहीं मानेंगे ना तो हम उन्हें मनाने में आपकी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे, उनके बच्चे आपके पास है। कशिश की आंखें नम हो गई और उसने फलक को देखा तो फलक ने कशिश को अपने गले से लगा लिया। कशिश ने भी उसके सीने पर अपना सर रखकर कहा, पक्का वो मान जाएंगे ना? फलक ने कहा, हाँ जरूर मान जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे ना तो आप कह देना कि मैं आपके बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी और फिर कभी आपको नहीं दूंगी, फिर देखना कैसे आपके पीछे पीछे आएंगे। कशिश इस पर कुछ भी नहीं बोली, वो बस अब उस पल का इंतजार करने लगी जब आर्यन को होश आ जाए। कशिश, अंतरा और बाकी सब कैंटीन में थे। इस वक्त नाश्ता करने के लिए अंतरा भी उठ गई थी। थोड़ी देर बाद वह बाहर आ गई और सबके साथ वह कैंटीन की तरफ चली गई थी नाश्ता करने के लिए। कार्तिक उनके लिए एक टेबल पर नाश्ता ले आया था कि तभी फलक वहां आई और बोली, डॉक्टर बोले कि कभी भी आर्यन भाई को होश आ सकता है। कशिश जूस फ्रूट खा रही थी, उसके हाथ रुक गए। उसने फलक को देखा और उठने को हुई तो कार्तिक ने कहा, पहले अपना नाश्ता फिनिश करो। कशिश तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, कल दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम्हें अपने लिए और बेबी के लिए नाश्ता करना पड़ेगा। नाश्ता करो, मैं देख कर आता हूँ और फोन कर दूंगा, अगर उसे होश आ जाएगा तो। उसके बाद कार्तिक कहाँ से चला गया और अंतरा ने कशिश का हाथ पकड़ते हुए कहा, कशिश प्लीज, लेकिन बच्चों के लिए तो खा ले। कशिश ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर बेमन से वह नाश्ता करने लगी। उसने और अंतरा ने नाश्ता फिनिश किया लेकिन कार्तिक का फोन नहीं आया। तो कशिश ने कहा, कार्तिक का फोन नहीं आया, क्या आर्यन को होश नहीं आया होगा? अंतरा ने कहा, नहीं आया होगा, इसलिए तो फोन नहीं किया। वशिष्ठ खड़ी हुई और कहा, नाश्ता हो गया है, हम चलते हैं वहीं पर। उसके बाद वह जाने लगी तो अंतरा भी उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सारे के सारे रूम के बाहर खड़े थे, जहां पर कार्तिक डॉक्टर से बातें कर रहा था। कार्तिक के चेहरे पर परेशानी थी क्योंकि डॉक्टर ने ही उन्हें कहा था कि आर्यन को होश तो आ सकता है लेकिन कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरीके से ठीक हुआ होगा या नहीं।
क्योंकि उसके सर पर भी गहरी चोट आई थी और याददाश्त जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा था कि बहुत ही कम चांसेस हैं याददाश्त जाने के। डॉक्टर के मुंह से याददाश्त जाने वाली बात कशिश ने सुन ली थी, जिसे सुनकर वो हद से ज्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत डॉक्टर के पास आई और बोली, प्लीज ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, उनकी याददाश्त नहीं जा सकती है, मुझे भूल नहीं सकते, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए ना। डॉक्टर ने कशिश को कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि याददाश्त नहीं जाए, लेकिन उनकी मेमोरी पर हमारा कोई बस नहीं है। कशिश की आंखों से फिर से झरझर आंसू बहने लगे और अंतरा ने उसे संभाल लिया। तभी नर्स जो रूम में थी और आर्यन को देख रही थी, वो तुरंत बाहर आई और कहा, पेशेंट को होश जा रहा है। कशिश, जिसका सर अभी अंतरा के कंधे पर था, जैसे ही उसने ये सुना, वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। सबसे पहले वो रूम के अंदर गई, जहां पर आर्यन लेटा हुआ था। उसने हल्के से अपनी आंखों को खोला हुआ था, पर अभी उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। कशिश भागकर आर्यन के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आर्यन, आर्यन, आपको होश आ गया। आर्यन के सर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ लिया और ठीक से बैठने की कोशिश करने लगा, तो कशिश ने उसे सहारा दिया और 2 तकिया पीछे लगा दिए। आर्यन सहारा लेकर बैठ गया, फिर अपना दूसरा हाथ देखा जो कि कशिश के हाथ में था। फिर उसने उस हाथ के ओनर को देखा और उसे कशिश नजर आई और उसके मुंह से निकला, कशिश, तुम ठीक हो? तुम कैसी हो? आर्यन के मुंह से इतना फॉर्मल क्वेश्चन कशिश को बिल्कुल हजम नहीं हुआ और उस ऐसा लगा कि कहीं सच में आर्यन की याददाश्त तो नहीं चली गई। वो बोली, मैं ठीक हूं। पर आपने ये सवाल क्यों किया? मैं ठीक कैसे रहूंगी? आप जब ठीक नहीं तो मैं कैसे ठीक रहती? आर्यन ने बस एक गहरी सांस ली और फिर उसकी नजर हर एक करके सब चीज पर गई और वह हैरान हो गया। सबको वहां देखकर वह अपने आप को अस्पताल में और अपने ऊपर हॉस्पिटल ड्रेस में देखकर हैरान हो गया और बोला, मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? मैं तो। और उसके बाद उसे कुछ धुंधली यादें याद आने लगी जो कि उसके साथ पिछले दिन हुई थी। कार्तिक ने कहा, मुझे सच में तुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार, तू अकेला गया उस मल्होत्रा के पास। आर्यन की याददाश्त नहीं गई थी और यह बात सबको इस वक्त समझ में आ गई, जब आर्यन ने अपना मुंह सड़ा लिया था कार्तिक की बात सुनकर, और उसने कहा, तो क्या करता? तू ऑलरेडी 2 लड़कियों के बीच में फंसा हुआ था, इसलिए अकेला गया था। कशिश ने गहरी सांस ली, ये सोचकर कि उसकी याददाश्त तो नहीं गई, लेकिन उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो इतने दिन कहाँ था? उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सब कुछ कशिश को पूछना था। उसने आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, आर्यन, आप कहाँ थे? आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं शादी वाले दिन भी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आप नहीं आए। आपने मेरी और कार्तिक की शादी होने दी क्यों? यह एक्सीडेंट कैसे हुआ? यह मल्होत्रा कौन है? कशिश ने ये लास्ट सवाल कार्तिक की बात सुनकर किया था, जिस पर आर्यन ने कशिश के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, जिस पर कशिश को लगा कि शायद वो अभी भी उसे हद से ज्यादा नाराज है और अभी भी उस पर और कार्तिक पर गलत रिश्ते का शक कर रहा है। आर्यन ने कहा, मुझे कुछ पल अकेले रहना है प्लीज। डॉक्टर ने सबको जाने को कहा। सबसे पहले उन्होंने आर्यन को चेक किया और उन्होंने सवाल किया, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? आर्यन ने कहा, बेटर, पर अभी आप जाइए, मुझे कशिश से बात करनी है। कशिश, जो कि जाने को हो गई थी, जब उसने आर्यन के मुंह से अपना नाम सुना तो वह रुक गई और वापस आर्यन के पास आ गई, लेकिन बाकी सारे रूम से चले गए और डॉक्टर नर्स के साथ रूम से चला गया। कशिश आर्यन के पास बैठी और उसका राइट हैंड अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए बोली, हाँ बोलिए ना आर्यन, क्या बात करनी है आपको? आपको जो बात करनी है आप करिए, मैं पूरा सुनूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको नहीं टोकूंगी। आपको मुझे डांटना है, डांट लीजिए। आपको मुझ पर शक करना है, कर लीजिए, लेकिन प्लीज अपनी बात के बाद एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आर्यन ने कहा, यह बच्चा मेरा है, कार्तिक का नहीं। कशिश ने यह सुनकर रोते रोते अपना सर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने कहा, मेरे पास आकर बैठो। कशिश ने चेयर को अपने साइड किया और आर्यन के पास आकर बैठ गई। आर्यन ने कहा, मेरे पास बेड पर आकर बैठो। कशिश कुर्सी से उठ गई और आर्यन के पास आकर बैठी। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आर्यन ने अपने दूसरे हाथ, जिसमें कनोला नहीं लगी थी, उसे कशिश के खुले बालों को उसके कान के पीछे किया। कशिश का चेहरा अपने चेहरे पर झुकाया और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार और शिद्दत से चूम लिया और बोला, सॉरी बेबी स्वीट कॉर्न, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी।
कशिश ने अपना सरनामे हिलाया और कहा, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। आर्यन ने अपना सरनामे हिलाया और कहा, नहीं, गलती की है मैंने, तुम्हें बहुत तड़पाया, मेरे शक करने की वजह से तुम्हें कार्तिक से शादी करनी पड़ी थी। कशिश रोने लगी थी और उसने आगे बढ़कर आर्यन के सीने पर सर रखा तो आर्यन के मुंह से हल्की सी आह निकल गई, जिस पर कशिश उससे दूर दूर होते हुए बोली, क्या हुआ? आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, गोली लगी है मेरे सीने में। कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने आर्यन के हॉस्पिटल यूनिफॉर्म के ऊपर की 2 बटन खोली और उसके सीने को देखा जो कि जख्मी था और उस पर पट्टी बंधी हुई थी और कशिश फिर से रोने लगी। आर्यन का जख्म देखकर कशिश वापस रोने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी गलती है। अगर वह आर्यन पर गुस्सा ना करती, ना ये बोलती कि ठीक है, अब वह अपने रिश्ते को कभी भी मौका देने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद आर्यन के साथ ऐसा नहीं होता। उसने कहा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी गलती है। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, गलती ना तुम्हारी है ना मेरी है, गलती है किस्मत की। शायद किस्मत हमारा टेस्ट लेना चाहती थी और उसने ले लिया और हम फेल हो गए। पर अब हम पास होकर दिखाएंगे, है ना? और मुझे माफ कर दो कशिश, मैंने तुम पर शक किया। मुझे सिर्फ एक सीन को देखकर तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे कुछ बोलते आ रही थी, तो तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए था, मुझे तुम्हें बोलने का मौका देना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा था। तुम्हारी एक लाइन से मुझे गुस्सा आ रहा था और जब बात बच्चे की आई, तो मुझे लगा कि वह भी कार्तिक का ही होगा। मैंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि क्यों कार्तिक का होगा, वह मेरा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ वह सीन चल रहा था जब तुम कार्तिक की बाहों में थी। पूरी रात मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं समझा। सारी गलती मेरी है। अगर मैं समझ जाता, तो आज तुम कार्तिक की पत्नी नहीं होती और ना तुम्हारे मन में कार्तिक का नाम का सिंदूर होता और ना तुम्हारे गले में कार्तिक के नाम का मंगलसूत्र, बल्कि यह सब मेरे नाम का होता। कशिश ने ईश्वर आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोली, यह अभी भी आपका हो सकता है। मैं कार्तिक को कल ही डाइवोर्स दे दिया है। आर्यन बोला, क्या? चल ही क्यों? कशिश ने कहा, बस यूं ही, मुझे उनके साथ नहीं रहना था, इसलिए मैंने डाइवोर्स दे दिया। कशिश ने फिलहाल कार्तिक और रुद्र के साथ जो भी हुआ, वो बात छुपा ली थी क्योंकि वो आर्यन को वो सब बात कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और ना ही आर्यन को स्ट्रेस लेने पर मजबूर कर सकती थी। कशिश ने कहा, इन सब बातों को छोड़िए और अब आप मेरी बात सुनिए, प्लीज। आर्यन इस प्रकार, हाँ, सुनूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे यह नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ था? मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या तुम्हें जानना नहीं चाहती? कशिश ने कहा, नहीं, इसमें सोच और कहाँ जानना चाहती हूँ। बताइए, कैसे हुआ यह एक्सीडेंट और किसने कराया यह एक्सीडेंट? आर्यन ने कहा, शांत हो जाओ, बता रहा हूँ। ये एक्सीडेंट मेरे दुश्मन मल्होत्रा ने करवाया है। उसे कैसे पता चल गया था कि मेरे और कार्तिक के बीच में फिलहाल मनमुटाव चल रहा है, इसलिए उसने मौका देखकर, जब मैं मुंबई से वापस कोलकाता जा रहा था, अपने आदमियों को बुलाया और मेरा एक्सीडेंट करवाया। और फिर बताते बताते आर्यन उसे टाइम में ही चला गया। पिछले दिन सुबह का वक्त आर्यन अपनी कार से मुंबई से कोलकाता आ रहा था और वह काफी थक भी गया था क्योंकि वह रात के 12 बजे चल पड़ा था। वो इस वक्त नेशनल हाईवे पर था। उसे पर से वो कोलकाता आ रहा था। आर्यन ही रहा था कि तभी हाईवे पर उसे कुछ गाड़ी आगे की तरफ खड़ी हुई नजर आई जो कि उसकी गाड़ी को फेस कर रहे थे और वह हैरान था कि वह गाड़ी ऐसे अचानक से रुकी क्यों हुई है और वह अपनी कार से उतरा और उन्हें बोला, कौन है? चलो यहाँ से, रास्ता क्यों ब्लॉक रखा है? उन सभी गाड़ी में 4 आदमी थे और वह 4 गाड़ियां थी और वह 16 के 16 आदमी एक साथ बाहर निकले और आर्यन को देखते हुए बोले, आप ही के इंतजार में आर्यन सिंह रघुवंशी। आर्यन उन्होंने देखते ही पहचान गया कि वह मल्होत्रा के आदमी है और आर्यन अपने कार की बोनट के पास आया और उसे टिकर बोला, वह तो मल्होत्रा के कुत्ते आए हैं मुझे जख्मी करने के लिए, मुझे घायल करने के लिए, पर अफसोस जख्मी और घायल तो मल्होत्रा के कुत्ते होंगे। उन सब आदमियों ने अपने पीछे छुपाए हथियारों को बाहर निकाला और कहा, सिर्फ तुझे बोलना आता है, आर्यन सिंह रघुवंशी, तू कर नहीं सकता। भूल मत, हम 16 और तू एक अकेला, हम 16 तुझ पर भारी पड़ सकते हैं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुत्ते झुंड में ही हमला करते हैं। शेर होता है जो अकेला हजारों पर हावी होता है और मैं वही शेर हूं जो तुम 16 पर भारी पड़ेगा। उसके बाद आर्यन ने जो शर्ट पहनी हुई थी, उसकी प्लीज को उसमें खूनी तक फोल्ड किया और फिर कहा, वहां खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, मुझे घर भी जाना है और मुझे किसी को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है।
प्लीज जल्दी से आओ रिपीट करने के लिए यहाँ से। मल्होत्रा के आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपने 3 आदमी को कहा कि वह आर्यन पर एक साथ हमला करें। वे सारे आगे आए और उनके हाथ में जो भी हथियार थे वो उसे लेकर आए थे। आर्यन उनका वेट कर रहा था और जैसे ही पहला आदमी करीब आया, आर्यन ने अपना एक बंद किया और उसे आदमी के पेट पर जोर से मुक्का मारा, जिस पर वह वहीं अपना पेट पकड़कर चिल्लाकर नीचे गिर गया। दूसरे को खींचकर चाइनीज स्टाइल किस दी और फिर तीसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके हाथों को लगभग मोड़ दिया, जिस पर चटक आवाज आई और उसके हाथ वहीं टूट गए और वह भी दर्द के मारे वहीं गिर गया। बाकी के 3 आदमी आए और आर्यन ने भी इसी तरीके से उनके साथ फाइटिंग की। सब दूर हो या 3 दिन करके आ रहे थे और आर्यन उन पर हावी पड़ रहा था, इसलिए सबने सोचा कि हम एक साथ क्यों न जाएं और सबने आर्य को घेर लिया। आर्यन बीच में था और वे सारे उसके साइड में। उन्होंने आर्यन पर साथ में हमला किया, जिससे अब आर्यन पर भार थोड़ा बढ़ गया और वह इसे हैंडल नहीं कर पाया। अब उसे भी चोट लगनी शुरू हो गई। एक ने उसके सिर पर जोर से वार किया, जिससे उसका सिर कुछ पल के लिए सुन्न हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमाग स्थिर रखा। उसने पीछे से वार कर उस आदमी के पैरों के बीच में मारा, जिससे वह अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर नीचे गिर गया। कुछ ही पल बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। जैसे कुछ समय पहले वो 16 आदमी आर्यन पर हावी थे, अब आर्यन उन 16 आदमियों पर हावी था। वो सारे के सारे कुछ ही पलों में धूल चाट रहे थे और एक आदमी ने कहा, हमें तो तूने मार दिया, लेकिन तू खुद भी नहीं बचेगा। आर्यन सी रघुवंशी, तू बहुत जल्द मर जाएगा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, बच्चे, तुम भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। थोड़ा माफिया के टाइम पास करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत पुराने डायलॉग है, शोले टाइप के। और शोले को चले हुए 20-25 साल हो गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, फॉरवर्ड करो अपने डायलॉग्स को भी। क्या यही, तू मरेगा, बहुत जल्द मरेगा, थोड़ा अपने आप में फॉरवर्डनेस लेकर आओ। और इसके बाद आर्यन ने अपनी स्लीव्स को वापस नॉर्मल करके कार के अंदर बैठ गया और एक कार को टक्कर मार दी, जिससे वो कार थोड़ी दूर जाकर सरकी और अचानक ब्लास्ट हो गई। आर्यन वहां से आगे बढ़ गया और जो आदमी उन 16 को लीड कर रहा था वो खड़ा हुआ था। शायद ही तू घर पहुंचेगा, क्योंकि हमने तेरी मौत को इस कार में फिट कर दिया है। और उसके बाद वो हंसने लगा और अचानक उसका सिर घूमने लगा। शायद आर्यन ने उसे इतना मारा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वहीं बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसने वह लाइन बोल दी थी जो उसे बोलनी थी। लगभग आधा घंटा और चला था कि तभी आर्यन को ऐसा लगा कि कोई उसकी कार को कंट्रोल कर रहा है। उसे अजीब लगा और तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहां पर एक गन फिट की हुई थी। वो हैरान हो गया और अब वो गाड़ी से उतरना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी के ब्रेक को थोड़ा सा खींचा, जिस पर वह गन चल पड़ी और सीधा उसके सीने पर लगी। उन लोगों ने गाड़ी के ब्रेक को ट्रिगर से जोड़ा था और उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए, आर्यन ब्रेक तो लगाएगा ही, और वही हुआ। गन चल पड़ी थी और सीधा उसके सीने पर लगी थी। एक दर्द भरी चीख गाड़ी के अंदर गूंज गई थी, जो बाहर नहीं जा सकती थी। आर्यन का हाथ स्टीयरिंग से हट गया और उसने अपने सीने पर रख दिया। वो दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भी बंद था। आर्यन ने अपने दूसरे कंधे से गाड़ी के दरवाजे को मारना शुरू किया, जिससे उसका कंधा भी धीरे धीरे जख्मी होने लगा था। उसने कंधे के साथ साथ अपने सिर का भी इस्तेमाल किया और एक वक्त पर कांच बिल्कुल टूट गया, जो कि अधूरा टूटा था। उसमें से निकलना मतलब खुद को बुरी तरह से जख्मी करना था, लेकिन आर्यन को निकलना था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि गाड़ी में बम भी फिट हो सकता है। वो किसी तरह से कामयाब तो हो गया और गाड़ी से निकल भी गया, लेकिन इस झड़प और जल्दबाजी में गाड़ी पलट गई और आर्यन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। वह बीच में ही दर्द से गिर गया और गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। कांच के टुकड़े और आग की लपटों ने हल्का सा आर्यन को अपने अंदर लपेट लिया और उसके बाद आर्यन की आंखें अब खुली थीं। कशिश सब कुछ सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने फिर सवाल किया, आप कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर घर आ रहे थे? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बार बार मुझसे ये कह रही थी ना कि तुम्हारी टमी में हम दोनों का बेबी है। कशिश ने कहा, हम दोनों का ही है, मुझे छूने वाला कोई और नहीं है। आर्यन, आप प्लीज मेरी बात को समझिए, ये हम दोनों का है। लेकिन इससे पहले कि कशिश कुछ और कहती, आर्यन बोला, नहीं है। कशिश ने इस पर आर्यन को देखा और फिर रोते हुए बोली, है, आप ही का है। आर्यन ने कहा, ना मेरा है, ना कार्तिक का है, किसी का नहीं है। कशिश ईश्वर की हैरानी से उसे देखने लगी और बोली,
क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूं? आर्यन ने तुरंत इस पर कशिश के होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, नहीं, जब बच्चा ही नहीं है तो कैरेक्टरलेस और बच्चे की बात कहां से आए? कशिश की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, क्या मतलब? बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है। आर्यन ने कहा, नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जो भी न्यूज़ थी वो फेक थी। तुम्हें याद है, तुमने मुझे गुस्से में कहा था कि अगर मुझे अपने बच्चों का टेस्ट करवाना हो तो मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा लूं? मैंने तुम्हारी वो बात मान ली थी। मैंने चुपके से तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया था और उसे लेकर मुंबई आ गया था। मैंने अपने जानकार डॉक्टर को दिया था और कहा था कि चेक कर कि तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ही नहीं है तो किसका है और किसका नहीं है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। गायनेकोलॉजिस्ट ने तुम्हें गलत न्यूज़ दी थी और सबको भी। वो डॉक्टर अंडर ट्रेनिंग थी, उसे नहीं पता था कि कैसे पता लगाना होता है कि बच्चा पेट में है या नहीं। उसका लाइसेंस 1 महीने के लिए रद्द हो गया है। तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं, कशिश, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। कशिश बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। शायद उसे बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन वो बच्चा कभी था ही नहीं। उसने कहा, लेकिन वो गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था। आर्यन ने कहा, मैंने कहा ना कि वो अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर थी, उसे नहीं पता था। जिस डॉक्टर को फलक ने कॉल किया था, वो डॉक्टर एक लेडी की डिलीवरी में बिजी थी, इसलिए उसने अपनी एक असिस्टेंट को भेजा था और उसने बस झूठ बोल दिया। उसे नहीं पता था कि क्या है और क्या नहीं। सारे यही कह रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो उसे भी लगा कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो। कशिश बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चा है। आर्यन बोला, नहीं, कोई बच्चा नहीं है, और इसी पैटर्निटी टेस्ट से मुझे ये भी पता चला कि तुम्हें मेरे अलावा और किसी इंसान ने नहीं छुआ है। मैं फिर से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, कशिश, कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। आई एम सॉरी। कशिश जोर से रोने लगी। आर्यन को अपनी गलती समझ आ रही थी। अगर वो कशिश पर शक न करके उसकी बात सुन लेता तो शायद कशिश को ये सब सहन न करना पड़ता। आर्यन ने कशिश को थामा और उसे अपने सीने से लगाया और कशिश उसे पकड़कर रोने लगी। वहीं वे दोनों इस बात से अनजान थे कि कुछ पल पहले अंतर वहां आ गई थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। अब उसे भी सारी बातें साफ हो गई थी कि कार्तिक कभी कशिश के करीब नहीं गया था। वो तुरंत बिना उनसे कुछ कहे रूम से बाहर आ गई और थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर रुक गई। दीवार से टिककर खड़ी हो गई और अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। मन में बोली, मैंने कार्तिक पर शक किया, उन्हें समझा नहीं। मैंने उन्हें रेपिस्ट कहा, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो अब आर्यन के साथ साथ अंतर को भी पछतावा हो रहा था और वह बोली, मैं कैसे माफी मांगूंगी आपसे। सॉरी कार्तिक, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।